नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज बिल्कुल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मुद्दा है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। ये अलग बात है कि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि वो अक्टूबर के लास्ट तक चुनाव हो जाने हैं, क्योंकि नवंबर में नई सरकार का गठन होगा। और उसके पहले जो चुनावी चुनाव के लेकर के जो यहाँ पे सिवान विधानसभा सीट पे जो घमासान मचा हुआ है, कई तरह के लोग अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सिवान सदर से व्यासदेव प्रसाद जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, और वो पिछले 3 बार से लगातार विधायक बने हुए हैं। हाँ, इस बार थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसको लेकर के कई दावेदार सामने आए हैं। कुछ ऐसे दावेदार सामने आए हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो व्यासदेव प्रसाद के खिलाफ आएंगे। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है भगवान जाने, लेकिन बहुत सारे चेहरे सामने आए हैं और सब अपने को बता रहे हैं कि मैं विधायक का दावेदार हूँ। हमारा आज का सवाल ये है कि सिवान ने अपनी आज़ादी को लेकर के, जिसकी हमेशा चर्चा होती है, कहते हैं कि सिवान गुलाम था, सिवान बोलने की आज़ादी नहीं थी, सिवान को देखने की आज़ादी नहीं थी, और उस आज़ादी से हमने आपको, उस गुलामी से हमने आपको आज़ादी दिलवाई है। लेकिन कभी सोचा है कि जिन लोगों ने उस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, किसी ने अपने कई बेटों को शहादत दी, कई लोगों ने अपने पति को खोया, और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, हम लोग भी देखते थे कि जब चाहे वो चंदा बाबू की हम बात कर लेते हैं, जो सिवान के एक व्यवसायी हैं, जिनके 3 बेटे शहीद हुए, कैसे हुए सभी लोग जानते हैं। तो जब उनसे मिलने के लिए, जब बेटे की लाश रखी रहती थी और उनसे मिलने के लिए जब राजनेता आते थे, तो कई तरह के वादे होते थे कि आपकी इस इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। उसी तरह से हमारे पत्रकार साथी राजदेव रंजन की हत्या हुई। हाँ, उनकी लाश रखी हुई थी, उनकी पत्नी बेसुध थी, लेकिन उसके बावजूद सभी लोगों ने, सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि आपके पति के हत्या की लड़ाई को हम लड़ेंगे। श्रीकांत भारती की हत्या हुई, वहाँ भी नज़ारा यही था। ऐसे बहुत से लोग हैं। ओंकार मल की, बहुत पहले ओंकार मल की भी हत्या हुई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि ऐसे लोगों के, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, और नेता आकर सिर्फ उन्हें उसका इस्तेमाल किया। अपने मंच पे चंदा बाबू को हमने देखा कि कई मंच पे उनको खड़ा करवाया गया। किस लिए? वोट के लिए, उनकी लड़ाई के लिए नहीं, अपने सत्ता के लिए। प्रधानमंत्री भी जब आए थे 2000 आपको 2019 में, उस समय भी वो चंदा बाबू को लेकर के और चंदा बाबू की कहानी को मंच से साझा किया था। अब सवाल उठता है कि जो लोग भी दावेदार हैं या जो पार्टी सत्ता में है, वो ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देना चाहती? क्यों नहीं चंदा बाबू को टिकट दिया गया ताकि वो मजबूत हो सके, सिवान के विधायक बन सके, सिवान के सांसद बन सके, और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके।
क्यों नहीं स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी को टिकट दिया गया ताकि वो अपने पति की हत्या की बदला ले सके, अपनी लड़ाई खुद लड़ सके? क्यों नहीं श्रीकांत भारती की विधवा पत्नी को टिकट देने की बात की गई? आखिर जो लोग आज टिकट की मांग कर रहे हैं उनका क्या इतिहास रहा है, क्या दिया है आपने समाज को, क्या दिया है? कुछ इसी तरह के सवालों को लेकर के हम समाज के चिंतक जो एक बहुत अच्छी राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, अपनी बात बिल्कुल सटीक तौर पे साफ लहजे में आपके सामने रखते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्वाभिमान आंदोलन के गदाधर विद्रोही जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर, जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से लोग आते, जब हत्या होती है लाश रखी रहती है और लोग आके कई तरह के वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज जब एक प्रत्याशी चुनने की बात आ रही है तो क्यों नहीं जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, चंदा बाबू ने 3 बेटे की आहुति दी है, श्रीकांत भारती की हत्या हुई, उनकी पत्नी बेसुध हैं, राजदेव रंजन की पत्नी, इन लोगों को क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि इन लोगों को मिलना चाहिए था, आगे लाना चाहिए था, इनको सबल बनाना चाहिए था? देखिए, अगर इन जितने लोगों के आपने नाम लिया, इनमें से किसी को भी टिकट मिला तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन इसका पुरजोर समर्थन करेगी। और मैं अपनी जो मेरी 40 साल की राजनीतिक अनुभव है, मैं पूरा समय देकर के उनके चुनाव में सहयोग करूंगा। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि उसको टिकट दे, चाहे जो दल दे, लेकिन टिकट दे। जिस दल से जिनको सूट करता है टिकट दे, यह मेरा मांग है। क्या लगता है सर कि अगर इनको टिकट दिया जाता है तो हमें तो लगता है कि घर बैठे ये लोग चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल सही है, इसलिए कि इन लोगों का जो इनका चुनाव तो जनता लड़ लेगी फिर। लेकिन अब ये देखिए, होता है ना कि राजनीतिक में 2 चीज़ होता है। राजनीति को दिखाई नहीं देता, कान होता है, उसको आँख नहीं होता है, कान होता है। तो वह गणना करता है, वो जातीय गणना करता है, वह जातीय समीकरण देता है। वह किसी की सहानुभूति, किसी का समर्पण, किसी का त्याग ये नहीं देखता है। वह देखता है किसको टिकट देने से हमको चुनाव जीतेंगे। अभी छोटा सा चर्चा करेंगे कि अभी की सिवान विधानसभा में हमने एक फेसबुक पर डाला था कि भाई आप यूथ को टिकट दीजिए। हाँ। क्यों यूथ को टिकट दीजिए? आप क्यों व्यादेव प्रसाद हों, चाहे हमारे हुए क्या कहते हैं ये अवध बिहारी, क्यों अब किसी दल का यूथ को लाइए? क्योंकि अब ये लोग तो काफ़ी समय गुजर गए हैं, ये लोग आराम करना चाहिए, वो लोग अपना थोड़ा सा आराम करें। अभी भी चुनाव से उनको नहीं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़े। वो ये हमने विषय रखा था कि भाई नए लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, नए लोग आएंगे नए ढंग से काम करेंगे। ये मेरा मानना है। अभी का स्थिति यही हो रही है कि यही सब लोग देख रहे हैं ना कि किसको टिकट देने से हम चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात कि अभी हमने प्रमुखता से डाला कि ये लोग जातीय समीकरण देखते हैं। अब इस आपका जो सीवान विधानसभा क्षेत्र है उसका जो मैंने जो गणना किया, अभी जो हमने रिपोर्ट भी किया मेरे दिल्ली को, इस पर अमल भी हो रहा है कि इसमें सबसे अधिक जो जातीय क्या कहते हैं वोट है वो व्यस्त समाज का है। 1.25 लाख से ज़्यादा वोट है। हमने रिपोर्ट किया अभी दिल्ली में कि भाई आप इस क्षेत्र को उनका हो, अति पिछड़ा का वोट ज़्यादा है। तो इसको बारीक से लिया गया है और मैं आपको आज इस कर रहा हूँ कि इस पर गहन ढंग से पार्टी चिंता कर रही है। जैसे हमको जानकारी मिली है कि यहाँ ना किसी न किसी अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट कोई तगड़ा मिले तो उनको टिकट दिया जाए। पिछड़ा का मिले वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन वैश्य बिरादरी से हमें लगता है कि स्वर्गीय ओमकार मल भी थे यहीं से, जिनकी हत्या हुई, और वो कहा जाता है कि झंडा लगाने के कारण, पार्टी का झंडा लगाने के कारण, तो जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, चाहे वो आपको वैश्य बिरादरी से चंदा बाबू भी आते हैं जिनके 3 बेटे की हत्या की गई, फिर आपको श्रीकांत भारती भी आते हैं, वो भी वैश्य बिरादरी से हैं। लेकिन जब वोट के पहले तो ये कहा जाता है कि ये वैश्य बिरादरी वोट बैंक है बीजेपी का, लेकिन फिर जब टिकट बंटवारे की बात होती है तो फलाना ऐसे लोग आ जाते हैं और जिनका कोई सामाजिक ये नहीं होता है। वो आज आपके दल के साथ हैं, लेकिन कल कहाँ रहेंगे ये वो खुद नहीं जानते।
तो पार्टी इस पर गंभीरता से क्यों नहीं विचार करती कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है उनको लाया जाए आगे, उनको सबल बनाया जाए? देखिए, हमारे बीजेपी के साथ ये है ना कि बीजेपी ये समझ रही है कि जो मेरा अपना वोट है वो रहेगा ही, वो कहीं जाने वाला, इसलिए अपना वोट जो है ये है, खास करके पूरे सीमांत या पूरे देश के अंतर्गत में जो आप ब्यास समाज की बात करते हैं, वह समझता है कि मेरा पॉकेट वोट है, ये कहाँ जाएगा, ये हमको देगा ही। आपने कई बार सुना भी होगा, नहीं बोलने वाले हैं, हमारे व्यासदेव प्रसाद ने जो बोला था, बोला मेरे सामने, मेरे सामने बोले थे, मेरे 12 लोगों के सामने उन्होंने जो बोला था, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं गवाह हूँ। ठीक है, उनका अपना करना था, उनका अपना सोच है, ठीक है, उन्होंने कहा, उनका अपना दृष्टि था, अपना सोच है, बुजुर्ग आदमी है, आदरणीय है, इसलिए इस पर मैं कमेंट कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो ये जो सोच है ना कि यह वोट तो मेरा अपना है, कहाँ जाएगा ये वोट? जो वोट अपना नहीं है उसको सामने लाओ, उसको फंसाओ, उसको ले आओ। तो अब ये जब तक यह भ्रम टूटेगा नहीं बीजेपी को, तब तक इसका रास्ता नहीं निकलेगा, ये मामला है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो भ्रम पाल लिया है पार्टी ने, क्या वो भ्रम आज के समय में कहीं भी आपको दिखाई देता है? आज तो नया पीढ़ी आ रही है और नया पीढ़ी तो सोच रही है, देख रही है, सब कुछ देख रही है कि उसके साथ, उसके बिरादरी के साथ क्या क्या हो रहा है। अरे आपको मैं बताता हूँ ना, मैं खुलेआम बोलता हूँ ना, आप साथ देखिए कि गोपालगंज सीमांत छिपरा में आप क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, करता है ना हर एक पार्टी, बीजेपी भी करती है, लेकिन देखिए आपको कि अभी नया जो प्रदेश कार्य समिति बनी है बीजेपी की, गोपालगंज सीमांत छपरा का लिस्ट उठाइए, आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहाँ सोशल इंजीनियरिंग कहाँ गया। आप उठाइए उसको, वहाँ कहाँ गया सोशल इंजीनियरिंग आपकी, जहाँ आप कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? कोई वोट के लिए सोशल इंजीनियरिंग? और प्रदेश कार्य समिति बनाना है, नेता बनाना है, तो आप बनेंगे, यह दुखद है। तब सर ये हर चुनाव में चंदा बाबू का इस्तेमाल करना, ये सिर्फ सत्ता के लिए, अब ये माना जाए कि सत्ता के लिए आप उसका नाम लेते थे, उसको मंच पे खड़ा करवा के आप वोट हासिल करते थे? बिल्कुल सही है, केवल ये सारा चंदा बाबू का उपयोग करते हैं ये लोग। जब जब चुनाव आएगा उनका उपयोग होगा, उनके यहाँ लोग जाएंगे, उनका पैर छुएंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि अपना चुनाव अभियान भी उन्हीं के दरवाजे शुरू करेंगे, ये भी आप देखिएगा। तो ये तो शुद्ध रूप से इसको ड्रामा माना जाए। अरे राजनीति ड्रामे तो है ना, और क्या है आज की राजनीति बिल्कुल ड्रामा है। उस ड्रामा में जो एक्टर जितना हाईलाइटेड हुआ, जनता उसको मानती है, विशेष रूप से ड्रामा है राजनीति। और क्या, सब ड्रामा कर रहे हैं, हम भी ड्रामा कर रहे हैं। जो देखिए ये बात सही है, कैलाश जी आपने मुझे पूछा था कि आपने जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले की राजनीति जो देखते थे, आज काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बदल गया है और काफ़ी बदल दिया गया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। आज यूथ का क्या है, यूथ को इतना डैमेज कर दिया गया है, यूथ को इतना तोड़ दिया गया है, इतना ना सुविधाभोगी बना दिया गया है, ताकि ये पहले समर्पण घट गया है, राष्ट्रवाद समर्पण, अब ये दिखावा हो गया है, सब चीज़ हो गया है। तो विद्रोही जी, आपने कहा कि यूथ का, हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि यूथ का मतलब क्या है, कितने उम्र में हम अपने को यूथ माने और कितने उम्र में हम अब बुजुर्गियत की ओर चले जाएं? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका उत्तर आसानी से देना मुश्किल है, इसलिए कि अभी जो ही चल रहा है, तो अभी आप कहिएगा कि मेरे लगता है 45-50 साल का तो राहुल गांधी हो गए होंगे। हाँ, वो भी यूथ है, युवा है। अब हम उसको अगर हम कल कहें, प्रधानमंत्री जी भी हमें लगता है कि 65 के और 70 के आसपास होंगे, वो भी युवा है। अभी इनका कहना, इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग उम्र से जो है बूढ़े हैं, लेकिन दिल से, कर्म से, हाँ दिल से, काम से हम युवा हैं। तो एक्चुअल जो युवा हैं, जो जिनकी उम्र 35 साल 40 साल की है, वो वहाँ तक तो जाते जाते फिर इनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। वैसे राजनीतिक क्षेत्र में जो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो एक मापदंड रखा गया है, उसमें 35 साल के नीचे जितने लोग हैं उनको युवा रखा जाता है, युवा श्रेणी में लाया जाता है। ये उसका एक अपना है 35 से ऊपर, 35 से जो ऊपर हो गए उनको फिर लोगों ने रखा है कि 35 साल से नीचे के जितने लोग हैं उनको युवा श्रेणी में रखा जाता है। देखिए अभी आप तो कह रहे हैं कि 40-50 साल के राहुल जी हैं तो वो युवा में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को युवा ही मानते हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी अपने को युवा मानते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने कई जगह देखे हैं कि अब जिसको जो होता है, अब मैंने आपका एक न्यूज़ देखा, उस न्यूज़ में हम देखा कि 70 साल के आदमी को
उसने युवा नेता का रहा है, युवा सम्राट, युवा नेता, युवा का। तो अब जिसको जो बुझाता है कहता है वो। चलिए, आपने देखा कि अभी गिरधारी विद्रोही से चुनाव को लेकर के, सिवान के चुनाव, हालांकि चुनाव पे बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हो सका, हम उस मुद्दे पे आ गए कि किस तरह से सिवान जो वैश्य का गढ़ माना जाता है और यहाँ के जो वैश्य हैं वो कई कुर्बानी दिए हुए हैं, बहुत सारी लिस्ट है, वो लंबी फहरिस्त है। हाँ, और उनको हमेशा चुनाव में मंच से इस्तेमाल किया गया सिर्फ वोट के लिए, उनके प्रति कोई आभार व्यक्त नहीं किया गया। आज जिस हालात में चंदा बाबू हैं, चंदा बाबू को देश के प्रधानमंत्री ने भी यूज़ किया और बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब कम से कम सिवान के वैश्य बिरादरी को इस ड्रामे से निकलने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी पहचान नहीं बताइएगा पार्टी को, तब तक आप इसी तरह से पिछलग्गू बने रहिएगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे छपरा को लेकर के कि अगर सीएन गुप्ता निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गए, पार्टी को मानना पड़ा उनकी बात को, और आज वो बीजेपी के विधायक हैं। तो चंदा बाबू जैसे लोग, श्रीकांत भारती के परिवार के लोग, स्वर्गीय राजदेव रंजन के परिवार के लोग जिन्होंने शहादत दी है, पार्टी अगर उनके प्रति थोड़ी सी भी समर्पित है, उनके उत्थान की बात करती है, उनके साथ हुए दुराचार को, जिस तरह से उनके बेटे की, उनके पति की हत्या की गई, उसके इंसाफ की बात करती है, तो ये चुनाव का वक्त है। ऐसे लोगों को उन्हें आगे लाना चाहिए। और जिस तरह से विद्रोही जी ने कहा कि बिल्कुल हमारा जो स्वाभिमान आंदोलन है, सारे कार्यकर्ता हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, और हमें लगता है कि सिर्फ विद्रोही जी और उनके सारे कार्यकर्ता ही नहीं, हमें लगता है कि सिवान का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर इन लोगों के साथ खड़ा होगा।